बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 द सेल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। देखें, द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब ये छोटा यूनिट है, लेकिन ये कैरी करता है तमाम एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। लाइफ की तमाम एक्टिविटीज किसके जरिए कैरी होती है? सेल के जरिए। सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक किसके? कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इसका मतलब ये है कि सेल मिलते हैं तो मिलने के बाद बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। वही बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इमरजेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब यानी सेल थ्योरी कैसे इमर्ज हुई और उसकी एप्लीकेशन क्या है? वो डिफरेंट आइडियाज के जरिए है, यानी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने आइडियाज दिए, उनके मुताबिक सेल थ्योरी इमर्ज हुई। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक 1665 स्टडी ऑफ सेल। इसने स्टडी ऑफ सेल किया, यानी सेल बायोलॉजी। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सेल, उसे क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। अब स्टडी ऑफ सेल बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक। अब इसने जो स्टडी की सेल, और उसके साथ साथ इसने डिस्कवरी की किसकी? सेल की। किसने? रॉबर्ट हुक ने। हु रिपोर्टेड हिज वर्क इन हिज फेमस पब्लिकेशन। अब इसने अपना काम अपनी फेमस पब्लिकेशन यानी बुक के अंदर पब्लिश किया। उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है। इसने जो स्टडी की, अब स्टडी करने के बाद इसने अपना काम पब्लिकेशन में पब्लिक किया। ठीक है। यानी अपनी बुक के अंदर इसने फेमस उसको पब्लिश किया। तो उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। अब इसने प्रिपेयर किए थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क, लेकिन वो किधर से लिए? ऑफ डेड प्लांट मटेरियल अंडर हिज सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसने अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई, उसके नीचे इसने थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क को स्टडी किया, लेकिन वो थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क किसके थे? डेड प्लांट मटेरियल के। ठीक है। कॉर्क का आपको पता होना चाहिए, प्लांट के स्टेम के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कॉर्क कहते हैं। ठीक है। He observed that the cork is composed of minute honey comb-like compartment which he termed as cell. अब इसने ये कहा कि जो कार्क है ये कंपोज होती है माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है। कार्क के अंदर इसने माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स देखे। फिर उसने इनको इसने कहा कि सेल इस तरह का होता है, यानी उस इस टर्म्स को इसने किसका नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। इसने कार्क को स्टडी किया माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर उसके अंदर इसने क्या है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखे। वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट किस तरह थे? हनी कॉम्ब की तरह, माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स थे। फिर उसको इन कंपार्टमेंट को इसने किस टर्म का नाम दिया? सेल्स का। फिर इसने उन टर्म्स को किसका नाम दिया? सेल का। अकॉर्डिंग टू हुक, सेल इज एन एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। अब इसके मुताबिक सेल क्या है? इसने डिस्कवर कर दिया कि सेल, और उसके साथ साथ इसने कहा कि सेल एम्प्टी स्पेसेस है, यानी सेल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस है, लेकिन वो एम्प्टी स्पेसेस बाउंड किसके जरिए होती है? थिक वॉल्स के जरिए। ये था रॉबर्ट हुक का आइडिया। फिर लॉरेंस ऑकिन ने ये कहा। अब लॉरेंस ऑकिन 1805 एक जर्मन साइंटिस्ट था। अब लॉरेंस ऑकिन ने 1805 में ये कहा कि बिलीव दैट ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल और सेल। अब इसने ये कहा कि तमाम लिविंग बीइंग्स जो ओरिजिनेट होती हैं वो किसी वेजिकल या सेल से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है। ये लॉरेंस ऑकिन एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1805 के अंदर ये बात की कि तमाम लिविंग बीइंग्स जो ओरिजिनेट होती हैं वो किससे होंगी? कि वो कंसिस्ट भी होती है वेजिकल से, या उसके साथ साथ ओरिजिनेट होंगी किससे? सेल से। फिर उसके बाद जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क। अब जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क 1809 के अंदर इसने ये कहा, एक्सप्रेस सिमिलर आइडिया। अब इसने एक्सप्रेस किया सिमिलर आइडिया किसका? लॉरेंस ऑकिन का। एंड सेड नोबडी कैन हैव लाइफ। अब इसने कहा कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक लाइफ नहीं रख सकेगी इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट अगर सेलुलर टिश्यू ना हो, और उसके साथ साथ आर नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यू, या वो सेलुलर टिश्यू से ना बनाई गई हो।
कोई भी बॉडी उस वक्त तक लाइफ नहीं रखेगी जब तक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो सेलुलर टिश्यू ना हो, या वो बॉडी किससे ना बनाई गई हो, सेलुलर टिश्यूज से। ये किसने बात की? जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने। कब की? 1809 के अंदर। अब in 1831 रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। अब 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या रिपोर्ट किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो इसके मुताबिक ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक्स आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी स्पेसेस वाज चेंज। अब जो हुक ने आइडिया दिया था कि सेल के दरमियान स्पेसेस हैं, तो वो आइडिया क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। इट वाज लेटर एस्टेब्लिश्ड दैट सेल इज नॉट एन एम्प्टी स्पेसेस। अब बाद में ये क्या है, पब्लिश हुआ, स्टेब्लिश हुआ कि सेल क्या है, एम्प्टी स्पेसेस नहीं है। तो इसके मुताबिक हुक का आइडिया बिल्कुल क्या हो चुका है? रद्द हो चुका है। A German zoologist Theodor Schwann 1839 and a German botanist Schleiden 1838 working independently। अब एक जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर शवान था, फिर उसके साथ साथ जर्मन बॉटनिस्ट श्लेडन, ठीक है, इन्होंने काम किया इंडिपेंडेंटली। केम आउट विद ए थ्योरी कॉल्ड द सेल थ्योरी। फिर इनके काम की वजह से इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी, ठीक है। अब थ्यूडर शवान और शेल्डन ने क्या दी? सेल थ्योरी दी, यानी सेल के मेन फीचर दिए किसके अंदर? सेल थ्योरी के अंदर। they found that the cell consist, अब इन्होंने ये कहा कि they found that the cell consist of three basic parts। सेल कंसिस्ट होता है किसके ऊपर? तीन बेसिक पार्ट्स के ऊपर। इसने सेल के अंदर क्या देखा कि सेल कंसिस्ट होगा तीन बेसिक पार्ट्स के अंदर, अब जिनके नाम है न्यूक्लियस, फर्स्ट वन न्यूक्लियस, द फ्लूइड, और उसके साथ साथ फ्लूइड है यानी साइटोप्लाज्म है। ये फ्लूइड सराउंडिंग होता है किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के अंदर। एंड आउटर थिन कवरिंग मेम्ब्रेन, और सेल की आउटर थिन कवरिंग मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीन बेसिक पार्ट्स हैं, पहला है न्यूक्लियस, फिर फ्लूइड है मींस साइटोप्लाज्म, फिर आउटर कवरिंग है, उसको क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल, अब इसने कहा द सेल वॉल दे सेड वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर। अब इसने ये कहा कि सेल वॉल क्या है? एक एडिशनल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, इन्होंने प्लांट की स्टडी की तो उसमें ये देखा कि सेल वॉल किसके अंदर मौजूद थी? प्लांट सेल के अंदर। कीपिंग इन व्यू दिस डेफिनेशन ऑफ सेल, द सेल कुड बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम बात करें, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? प्लांट को भी ऑब्जर्व किया और उसके साथ साथ एनिमल को भी। अब याद रखिए, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी बल्कि क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अगर हम सेल थ्योरी के मुताबिक देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल और सेल प्रोडक्ट से, ठीक है। अब ये थे जो थ्यूडर शवान और उसके साथ साथ शेल्टन ने जो सेल थ्योरी पेश की, उसके सेलिएंट फीचर ये हैं, मेन फीचर ये हैं। देखें, द सेलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म आर। अब ये तीन सेलिएंट फीचर हैं सेल थ्योरी के जो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं वन और मोर सेल से, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल अराइव होते हैं वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड सेल से राइज होंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए सेल क्या है? स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट है। याद रखें, सेलिएंट फीचर जो सेल थ्योरी के हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म कंपोज होते हैं वन और मोर सेल से, और उसके साथ साथ न्यू सेल अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। लेकिन तमाम ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ये तीन मेन फीचर हैं सेल थ्योरी के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल। अब रोडोल्फ विर्चू 1855। अब रोडोल्फ विर्चू ने क्या कहा? ये कौन था? एक जर्मन फिजिशियन था। देखें, रोडोल्फ विर्चू ए जर्मन फिजिशियन hypothesized that new cells were formed only by the division of previously existing living cells। अब इसने कहा कि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं किधर से? जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से। हमने पहले भी ये बात की है कि न्यू सेल अराइज होंगे किधर से? प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से। टू पुट इट इन विर्चूज वर्ड्स, अब इससे ये क्या, विर्चूज ने भी ऐसे ही वर्ड्स दिए थे, ओमिनस सेलुलाई सेलुलाई। इसने भी यही कहा था कि न्यू सेल्स अराइज होंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से,
ये ओमनस सेलुला सेलुला का मतलब ही यही है कि न्यू सेल्स अराइज होंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से. इट वाज contrary टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेंसिस. अब ये जो आइडिया था ये मुतजाद था किसके मुताबिक? ए बायोजेंसिस. अब ए बायोजेंसिस के मुताबिक क्या है? लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अब ए बायोजेंसिस के मुताबिक ये आइडिया था कि लिविंग थिंग्स अराइज होती हैं खुद ब खुद, किधर से? नॉन लिविंग थिंग्स से. उसमें हमने ये बात की है न्यू सेल्स अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. लेकिन ए बायोजेंसिस ये जो आइडिया बिल्कुल तजाद रखता था किसके साथ? ए बायोजेंसिस के. अब इसके मुताबिक लिविंग थिंग्स अराइज होती हैं खुद ब खुद, किधर से? नॉन लिविंग थिंग्स से. वन ऑफ द प्रीवेलिंग बट कंट्रोवर्शियल आइडियाज. अब ये एक गालिब है लेकिन तजाद रखता है ये आइडिया, बट अबाउट रीजन ऑफ लाइफ ऑल दैट टाइम. अब रीजन ऑफ लाइफ के मुताबिक तमाम टाइम, ठीक है, ये आइडिया गालिब है और उसके साथ साथ कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, इसके साथ यानी कंट्रेरी है, तजाद रखता है. कौन सा आइडिया? ए बायोजेंसिस का. अब origin cell theory and virtues hypothesis gave us the basis or working definition of living things. अब ओरिजिन सेल थ्योरी और उसके साथ साथ virtues hypothesis के मुताबिक हम अगर बेस बनाएं किसकी? डेफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की, ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या होगा? लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ सेल. अब अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें, अब लिविंग थिंग्स क्या है? केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब ये कंपोज होती हैं किससे? सेल से. एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, और उसके साथ साथ इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस हो जाए खुद ब खुद, ठीक है. लिविंग थिंग्स को हमने ये काम कहा है, लिविंग थिंग्स को हमने ये कहा कि केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ सेल है, ठीक है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज सेल है और उसके अंदर के ये अहमियत के हमल होती हैं कि रिप्रोड्यूस ये खुद ब खुद भी क्या है? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. क्या? कौन कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स. अब नेक्स्ट वन जो है आइडिया अगस्त वीजमैन. अब अगस्त वीजमैन ने 1880 के अंदर ये कहा ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन. तमाम जो प्रेजेंट लिविंग सेल्स हैं उनका क्या है? कॉमन ओरिजिन है, बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल. अब यानी बेसिक सिमिलरिटी है स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल में, तो उसके मुताबिक तमाम प्रेजेंट लिविंग थिंग्स का जो कॉमन ओरिजिन क्या है? वो सेम है, ठीक है. अब लिविंग देखें, तमाम लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन. तमाम लिविंग सेल्स का जो ओरिजिन है वो कॉमन है. कहने का मतलब ये है लिविंग थिंग्स का जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉमन है. क्योंकि क्यों कॉमन है? क्योंकि बेसिक सिमिलरिटी स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के दरमियान बेसिक सिमिलरिटी है, इसकी वजह से तमाम सेल्स का जो ओरिजिन है वो कॉमन है. It was shown that there are fundamental similarity in the chemical composition. अब ये शो कर रहा है कि फंडामेंटल यानी बुनियादी सिमिलरिटी है किसमें? केमिकल कंपोजिशन में. केमिकल कंपोजिशन में भी बुनियादी सिमिलरिटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर में भी. अब इसने ये शो किया है कि फंडामेंटल सिमिलरिटी है. वो फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या हो सकती है? यानी कि किस किस में हो सकती है? केमिकल कंपोजिशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंड स्ट्रक्चर में, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर में. ऑल्दो दे डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट्स, अगरचे ये डिफर होता है काफी रेस्पेक्ट्स के साथ, ठीक है, काफी एस्पेक्ट के साथ ये डिफर भी हो सकता है, लेकिन ये इनके अंदर क्या है? फंडामेंटल सिमिलरिटी है. सेल्स आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्सटाइल, ठीक है. अब क्या है? सेल्स बेसिकली सिमिलर है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? वो तजाद होंगे, वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है. गैर यकीनी तौर पर उनके अंदर अख्तलाफ किया हो जा सकता है, लेकिन सेल बेसिकली क्या है? सिमिलर है. सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चर बट आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है बल्कि उसके साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो सेल थ्योरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कंसेप्ट. अब सेल, इसके मुताबिक सेल थ्योरी क्या है कि यूनिफाइंग कंसेप्ट रखती है, ठीक है. अगर हम इसके मुताबिक देखें तो उसके मुताबिक सेल थ्योरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इसके क्या है? यूनिफाइंग कंसेप्ट है, ठीक है, यानी बहुत अहम के कंसेप्ट है, यानी क्या है? वेरीफाई कंसेप्ट है किसके? सेल थ्योरी के एक जैसे कंसेप्ट है. स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल, अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल तो उसको कैसे स्टडी किया गया? देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
अब स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है लाइट माइक्रोस्कोप के साथ नीचे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, इसी को क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोप से जो सेल का स्ट्रक्चर, हम अगर लाइट माइक्रोस्कोप और उसके साथ साथ माइक्रोस्कोप के जरिए जो सेल का स्ट्रक्चर हम क्या है ऑब्जर्व करेंगे, उसे क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपी। अब देखें, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्स। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक क्या है, वेरियस कंपोनेंट क्या है सेल के, वो आइसोलेट किए गए, इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेली। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर सेपरेट किए गए उसकी ऑर्गेनेली बाय ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ फ्रैक्चुएशंस, ठीक है। अब फ्रैक्चुनेशन के जरिए, अब सेल फ्रैक्चुनेशन के जरिए क्या है, सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या है सेपरेट किया गया है एंड स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए सेल और सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर को, जैसा कि ऑर्गेनेलिज वगैरह को सेपरेट किया गया, किसके जरिए, सेल फ्रैक्चुनेशन के जरिए, ठीक है, सेल फ्रैक्चुनेशन के जरिए। और उसके साथ साथ इनके क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल में क्या है डिस्कस किया गया है, किसके अंदर डिस्कस किया, सेल फ्रैक्चुनेशन के अंदर, ठीक है। सेल फ्रैक्चुनेशन के अंदर सेल को क्या किया गया, सेल के डिफरेंट कंपार्टमेंट को सेपरेट किया गया। अब माइक्रोस्कोपी और सेल फ्रैक्चुनेशन का आपको पता होना चाहिए। अब ए सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट। अब एक सेल जो कंसिस्ट होता है ये फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट होगा। वो है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो ए सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट है जिस पर सेल क्या होगा, कंसिस्ट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या एक सेल वॉल है जिस किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है उसके अंदर क्या होगा, वो किस पर मुश्तमिल होगा, सेल ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होगा। अब थर्ड वन है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर और क्रोमाटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर और क्रोमाटिन मटेरियल होते हैं, ये तीन बेसिक कंपोनेंट हैं किसके, सेल के। In the in the traditional system of classification, all organisms are divided into plants and animals. अब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक अगर हम बात करें, तमाम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्लांट्स और उसके साथ साथ एनिमल्स में। द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब अगर हम बात करें कि जो सेल अगर हम डिस्टिंग्विश करें यानी प्लांट और एनिमल के सेल में डिफरेंस करें तो उसमें सेल वॉल का डिफरेंस है। यानी प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल होगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। देखिए, सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब उसके अंदर क्या होगा कि सेल्स ऑफ एनिमल्स और एंड प्लांट्स, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन याद रखें कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी, लेकिन जो एनिमल सेल हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी। देखिए, सेल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। लेकिन इनके अंदर ये प्लांट्स और सेल के है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेल है कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ साथ इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है। यानी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस का मतलब है क्रोमाटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। क्रोमाटिन मटेरियल बाउंडेड होगा किसके जरिए, मेम्ब्रेन के जरिए। उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। यानी यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल सच एज बैक्टीरिया लैक ए डेफिनेट न्यूक्लियस एंड आर सेड टू बी प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, इस ये किसके सेल हो सकते हैं, बैक्टीरिया। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको पता होना चाहिए, और आपको यानी पहले भी पता होगा कि यूकैरियोटिक के अंदर वाजिया न्यूक्लियस होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस नहीं होगा उन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे। In prokaryotes, the nuclear material is directly submerged in the cytoplasm. अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है, यानी दंसा हुआ होता है, ठीक है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय मेम्ब्रेन। और उसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है क्या है, सेपरेटेड नहीं होगा किससे, मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है कि न्यूक्लियर मटेरियल किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर दसा होगा, और उसके साथ साथ नॉट सेपरेटेड यानी लैदा नहीं होता किससे, मेम्ब्रेन के जरिए।
डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।